गन्ने के ऊपर लोग ये मानते थे कि भाई गन्ना तो जो है ना उसमें भी खूब डालते हैं नाम ही लोग। महाराज जी है चावल काटेंगे, चावल को काटने वाला गेहूं इतना बढ़िया उसका कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज है कि चावल का जो परसेंटेज होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा, तो उस जी, जी। कार्बोहाइड्रेट को काटता है उसको चावल काटा करके। ये तो गेहूं के ऊपर किया पहले। दूसरा जो है जैसे अब मक्का है, मेज, मक्के का सबसे ज्यादा उपज जो है ना खगड़िया बिहार का होता है, उनका है 36। आप अभी भी जाके देखो हमारी मक्का लगी हुई है वहां पर ग्राम उद्योग में। हमारा मक्का 30 कुंटल से लेके 35 कुंटल एक एकड़ में निकलता है, 30 से 35, वो भी देसी मक्का है, पीला वाला जो होता है। और उसका जो है ना पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है कि कैसे आप उसका सीड सोइंग करेंगे, कैसे आप जल प्रबंधन करेंगे, कैसे निराई गुड़ाई करेंगे। आपके रासायनिक जो आपकी वो है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उनके हटके है, उनसे उसमें संशोधन किया हुआ है। आपका जैसे मक्का का उदाहरण दे रहे हैं, मक्का लगाया, मक्के में क्या है कि आपका डिजीज है, स्टेम बोरर आता है, बहुत ज़्यादा आता है, काइलोजोनेल्स जिसे बोलते हैं, स्टेम बोरर, और लगभग इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप आज की डेट में है। हमारी मक्का देखो ये सितंबर, अभी जून से लेकर सितंबर तक सबसे ज़्यादा इसका रोग लगता है स्टेम बोरर का। हमारी मक्के में महाराज श्री पूरे खेत में अगर जैसे 30,000 प्लांट हैं तो 30,000 प्लांट में 2 या 3 पौधों में ही स्टेम बोरर आपको दिखेगा। और वो भी जब हम अपना स्प्रे करते हैं निम्बादी जो हमारा कीटरक्षक है तो वो भी पूरी तरह कंट्रोल कर ले जाते हैं हम। स्टेम बोरर का कोई रासायनिक आप चाहे जितना जहर आप डाल देना उसे, चाहे आप कापर ऑक्सीक्लोराइड डाल देना, स्टेप्टोसाइक्लिन डाल देना, वो स्टेम बोरर जाता नहीं है। और हमने पूरा उसको 100% तक कंट्रोल करके देखा है। इसी तरह मक्के का और भी जैसे कीट आते हैं, जैसे सैनिक कीट आते हैं मक्के में, और भी कई प्रकार के जो हानिकारक कीट है, तो पूरा उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कर रखा हम लोगों ने तैयार कि कब आपको कितने समय पे क्या करना है, और उसके अनुसार ईल्ड आती है। अब 30 से 35 कुंटल की ईल्ड एक एकड़ में बहुत बड़ी ईल्ड है, और वो भी तब है जब आपका लागत मूल बहुत कम है। उसमें कितनी लागत लगती है तुम्हारी? हमारी जो लागत है महाराज जी वो 5 से 6 हज़ार रुपए के बीच में रहती है। और बाकी जो रासायनिक वो करते हैं उनकी लागत 15 से 20 हज़ार तक पहुंचती है, ज़्यादा ही होती। मैं कम लेके चलता हूं हर पैरामीटर को, आपको कम लेके, क्योंकि वो कई लोग क्वेश्चन मार्क वो कहते हैं मैं तो 15,000 में कर ले जाता हूं, 20, क्योंकि हम खुद कर लेते हैं गुड़ाई, हम खुद स्प्रे कर लेते हैं। अगर उसका पूरा मार्केट वैल्यू लगाओगे तो ये तो 30,000 के ऊपर एक एकड़ में पहुंचती है मक्के की उसकी। अगर नहीं, फिर पैदावार कितनी होती है? जो उनकी पैदावार होती है 18 से 20 कुंटल की आ रही है। 20 कुंटल से ज़्यादा मक्का खगड़िया को छोड़ दिया जाए, यहाँ जो नॉर्मल है हमारे क्षेत्र में। देखो एक बात और है, आप जैसे हम गेहूं कर रहे हैं, अब आप उदाहरण पंजाब की मिट्टी का लोगे, हमारी सॉइल आपकी जो जहाँ पे आप उदाहरण दे रहे हैं, आप खगड़िया जहाँ बिहार है, उनकी सॉइल देखो स्ट्रक्चर तो उनकी बहुत रिच है, वो काफ़ी। हमारी यहाँ जो पूरा ये जो क्षेत्र है हरिद्वार, हमने तो उस पर काम, ये रेतीली मिट्टी है इधर, जैसे गंगा का ढांग होता है ना, इस तरह की कमजोर मिट्टी में। तो हम कहते हैं कि हमारे डाटा आप यहाँ से कंपेयर करो, हरिद्वार से करो। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा किसान हरिद्वार का जिसे पुरस्कार मिलता है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसकी ईल्ड आप देख लो। उसकी ईल्ड मक्के की जो है ना 20-22 कुंटल तक आती है मुश्किल से, और हमारी 31 से 36 कुंटल तक का आंकड़ा है, फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम। अभी मक्का हमने सर्दियों में ली थी, महाराष्ट्री आपने देखा था वो सर्दियों में मक्के का एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ था हमने। उस समय हमारी एक भुट्टे की कीमत उस समय 25-25 रुपए भुट्टा बिक रहा था उस समय, फरवरी और जनवरी में। उस समय मक्का हमने तैयार किया था अपना बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक कुदरती खेती की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसानों के लिए कर रहे हैं कि आजकल जो उनकी स्थिति है उसको आदरणीय गुरुजी पूज्य महाराज श्री का जैसा सपनों का भारत का जैसे उनका विचार है, सपने, उनको जीवंत करने के लिए काम करते हैं हम लोग। और वो तब हो पाएगा जब प्रैक्टिकली आप किसानों के मदद कर पाएंगे, और वही काम पतंजलि ग्राम उद्योग कर रहा है उधर से। गन्ने का कैसे किया? गन्ने का है, गन्ने का महाराष्ट्री जो है ना, जो लोग लगाते हैं ना, एक तो वही है कि अब बैठे ये जो है बीज बुआई से शुरू कर दो। अब ये जब बीज बुआई करते हैं ना तो 3-3 आँख का गन्ना का वो लगाते हैं बीज, 3 आँख का लगाएंगे, बीज भी ज़्यादा लगेगा उसका। हम सिर्फ 1 आँख का गन्ना लगाते हैं जिसमें 1 आँख हो, और पूरा परसेंटेज उसका जमने का होता है, उसका बीज शोधन करते हैं हम। बीज शोधन जो है गौमूत्र, चूना और राख के साथ करते हैं पूरा, उसको जो है ना 3 से 4 घंटे तक हम उसको भिंगाते हैं। और 1 एकड़ में जो हमारी ईल्ड आई है, पहले तो हमारी भी कम स्टार्टिंग में तो बहुत कम थी, 2003-04 में देखा जाए तो गन्ना उसमें तो मुश्किल से हमारा 100 कुंटल भी नहीं निकलता था। आज गन्ना जो है महाराज जी वो 435 से 440 कुंटल एक एकड़ में निकल रहा है, 435 से 440 एक एकड़ में। और वहाँ भूमि जहाँ की औसत जो किसान है उनका 250 से ज़्यादा निकल ही नहीं पा रहा है।
इधर की जो मिट्टी है उसमें 250 टन से ज़्यादा गन्ना, कितना यूरिया डीएपी कुछ भी डाल लो, इतनी कमज़ोर मिट्टी में उसको 3-4 साल तो लग गए उसको अच्छा करने में। पहले तो गन्ना जो है यहाँ इस मिट्टी में बहुत कम होता था, अब उसमें 400 क्विंटल से ज़्यादा गन्ना होने लग गया है। और वो जो है आप खुद भी जाकर के देखेंगे तो चारों तरफ अब तो आस पड़ोस के खेतों की मिट्टी में और उस मिट्टी में अंतर ही हो गया, क्योंकि लगातार उसमें ये अपनी खाद और ये सब डाल करके, क्योंकि जो गोबर वाला खाद है इसका असर 2-3 साल तक रहता है, यूरिया वाला असर तो आपका तुरंत खत्म हो जाता है एक फसल के बाद ही। महाराष्ट्र हरिद्वार के जो किसान है वो पायरेला कीट से गन्ने में बहुत परेशान है। पायरेला हुआ, अगोला सूट भेदक टीक हुआ एक, और हमने अपनी कुदरती खेती में आप जाएंगे ना, हमारे यहाँ काली तितली मिलेगी आपको हमारे खेतों में, वो काली तितली के अंडे ही महाराज जी पायरेला के कीट को जो है 100% रोक देते हैं पूरा। हमें बहुत स्प्रे करने की, उसके बाद हम अपना जो राख होता है नीम की लकड़ी की, उसको नीम की लकड़ी की राख उसका हम स्प्रे कर देते हैं। तो पायरेला जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता पूरे क्षेत्र में, उससे 100% जो है निजात मिल जाती है। इसी तरह जो अगोला सूट भेदक होता है, अब वो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वो गन्ने का जो है ना सारा गन्ना खराब कर देता है, खोखला कर देता है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़ौद के किसान महाराष्ट्री आते हैं और वो जब ये हमारे प्रयोग करते हैं इनको की, तो इतने 100% खुश होके जाते हैं पूरा उसमें, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी रोग मतलब जो है तादाद है डिजीज़ की, रोग की। तो इस प्रकार जो है अब आप लोगों को ये तो अब एक फसल की प्रैक्टिस बताने लगेगा तो 2 दिन लग जाएंगे आपको। जो आपकी मोटी मोटी फसलें हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों में किस किस पर ज़्यादा की है? सब्जियों पे सभी पे है। अभी जो है इस समय सीजन की चले से भिंडी है, भिंडी का बीज पतंजलि ग्राम उद्योग ने अपना पतंजलि करिश्मा करके हमने अपना तैयार किया महाराष्ट्री। वो भी जो है ना 7-8 साल हो गए, हमने जो है वो एक रघुवंशी जी है ना बनारस से, उनसे वो बीज थोड़ा लिया हुआ था, देसी बीज था। आज उसकी जो ईल्ड है वो 20 से लेके 25 कुंटल 1 एकड़ में निकल रही है। और 20 से 25 निकलने के बाद भी हम तो जल्दी उसको हार्वेस्ट कर लेते कि दूसरी फसल लगाने पड़ती है, और रोके रहे तो उसको और भी उसका वो हो जाता है। और वो भिंडी का टेस्ट, स्वाद, हम मतलब क्या ना, बहुत से लोग क्या भिंडी को ईल्ड क्या करते हैं, बहुत लंबी हो जाए उस समय तोड़ते हैं, फिर वजन करते हैं। हम तो जैसे ही उसकी खाने लायक होती, टेस्ट होता, उसी समय उसको तोड़ लेते लोग। तो इसलिए जो है ना वो लगभग जो है 20 से 24 कुंटल 1 एकड़ में भिंडी है। जैसे करेला है, करेला का हमारा जो है ना इस समय 80 कुंटल 1 एकड़ में निकला है। करेला का बीज इतना बढ़िया है, पूरे भारत में बहुत ही कम जगह वो बीज मिलेगा। हमारा से इतना बढ़िया करेला का बीज तैयार किया हुआ है, और बहुत ही मतलब उसका बीज ही देखोगे आप खुश हो जाओगे। करेला लगा हुआ इतना मतलब 80 कुंटल मतलब जो है इतना मतलब जो है बढ़िया करेला है, स्वाद है कि लोगों के करेला क्या ना आप केमिकल करते हैं करेला, उनका करेला जैसे ही बनना शुरू होता है तो एकदम अंदर से इतना ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है कि वो करेला जो उसकी क्वालिटी वो करेला की रहती नहीं है। करेला की क्वालिटी वो होनी चाहिए कि आपके पेड़ पे जो है ना उसका लाइफ साइकिल है कि 10 से 12 दिन तक को आपका शेप वो लेता रहे, और इसके बाद आप तोड़ा जाए तब भी 2-3 दिन बना रहे। वो करेला हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और 80 से 85 कुंटल 1 एकड़ में निकाल चुके हैं महाराष्ट्र उसको। तो करेला 80 क्विंटल, भिंडी 20 से 24 क्विंटल। ये तो देखो पहले हमने जो प्रयोग किए, अभी हमने 8-10 तरह के ये जो है ना प्रयोग करने वाले आदमी बुलाए, 2 अलग अलग तरह की खेती करते थे। कोई कहता था ऐसे कर लो, कोई कहता था ऐसे। अभी हमने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तैयार कर ली। तो जो लोग नुकसान उठाते हैं ना शुरू में ये कुदरती खेती करने में, अब पतंजलि में हमने 10 साल में जो भी नुकसान उठाना था उठा लिया। अब जिस तरह से हम लोग जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बार बार जो है हमारे राजेश जैन जी बोल रहे हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो इस समय एक उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया इसके अनुसार करेगा तो उसको फिर एक घाटा वाला सौदा नहीं उठाना पड़ेगा। अब लौकी हमारी 140 कुंटल 1 एकड़ में लौकी निकलती है, इतना बढ़िया लौकी। उसकी हाइट भी महाराज जी 3 फीट 3.5 फीट की होती है। आप 1 एकड़ में 140 कुंटल की लौकी, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब उसका पूरा पैकेज और प्रैक्टिस अगर बताएं तो आपको रुचिकर भी लगेगा, इंटरेस्ट है, थोड़ा समय नहीं है महाराज जी। नहीं, लौकी का भी लौकी 140 क्विंटल तक, लौकी 140 कुंटल। हरी मिर्च ने तो रिकॉर्ड इस बार और तोड़ने वाला है महाराज जी, अभी से शुरू। पिछली बार से इस बार और ज्यादा अच्छी हो गई। कितना कर दिया? पिछली बार तो 41 कुंटल हुई थी हमारी, और इस समय तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इस समय थोड़ा और ध्यान दे दिया। ये बीज तेलंगाना से एक कार्यकर्ता भाई लाया था, मुश्किल से उसने 10 ग्राम बीज दिया था, उसको ऐसे ही डाल के हमने महाराष्ट्र से किया था। कितने साल से कर रहे हो? उसमें हो गए महाराज जी 4 साल हो गए उसको। 4 साल पहले कार्यकर्ता 10 ग्राम बीज लेकर के आया था,
अब हाँ कितना महाराज हो जी, गया? अब तो मेरे पास काफी हो गया। हमने इस बार 1 एकड़ में डाला है लगभग जो है 350 ग्राम मेरे पास रखा हुआ है। कम से कम वो 10-12 किलो बीज हमारे पास है अभी पूरा 10 से 12 किलो। अब इस बार कितना कर लिया? ज्यादा बीज इस बार तो महाराज जी इसलिए अच्छा है, अभी जो है ना पिछली बार जैसे हमने लगाया था टाइम में फरवरी फर्स्ट वीक में उसकी नर्सरी डाली हुई थी, और उस समय जो फ्रूट लगने शुरू हुए थे वो लगभग मई में लगने शुरू हुए थे। इस बार तो अप्रैल से ही आनी शुरू हो गई महाराज जी, उसकी जो मिर्ची लगनी शुरू हो गई। और इस बार ईल्ड इसलिए ज़्यादा और आने की संभावना है कि इस बार नंबर ऑफ फ्लावर जो है ना पहले की तुलना में 10 से 20% ज़्यादा है। हाँ। पहले क्या था ना कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं, पेड़ लगा के छोड़ते नहीं है, पेड़ लगा के जैसे अभी बैठे हैं, हर जो है 8 दिन बाद पूरी उसकी। अभी मिर्च कब से आनी शुरू हो गई? महाराज श्री अप्रैल से शुरू कर दी थी, 23 अप्रैल से, और अभी तक जो हमारी मई। टूट चुकी है वो लगभग जो है ना अभी पूरा निकाल के जो है 6 कुंटल के आसपास निकल चुकी है अभी हमारी। अभी तो ये लड़का सारी चीजों का डेटा रिकॉर्ड रखता है, ऐसे फालतू बात नहीं करता है, कभी कभी थोड़ा घबरा जाता है। ये पिछले साल 41 क्विंटल मिर्च किस महीने से किस महीने तक थी ये तुम्हारी? वो महाराज श्री पिछली बार मई से लेके जो है ना सितंबर तक ली थी मैंने, मई से सितंबर तक 41 कुंटल। और कितने रुपए में बेची थी? लगभग महाराज जी हमारी जो है ना 2,49,420 रुपए की हुई थी, 60 रुपए के हिसाब से। इतनी तीखी मिर्च थी, बहुत डिमांड हो गई थी उसकी। 60 रुपए के हिसाब से बिकी इसने? हाँ, 2.5 कुंटल 49,420 रुपए की। और पूरा पूरा खर्चा इसमें 29,250 रुपए आया था, सारा खर्चा। 29,000 का खर्चा आया और 2,49,420 रुपए की बिकी हुई थी। हाँ। और 9 सितंबर 15 को आखिरी बार तोड़ाई की थी 143 किलो। तो ये पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ। मिर्च में तो इसने पूरा का पूरा कमाल कर रखा है। तो ये हरी मिर्च वाला हो गया। और कौन सी खेती ज्यादा बढ़िया हुई? सब्जी वाली में? सब्जी वाली में महाराज श्री जैसे तुरई है, तुरई आजकल बाजार में काफ़ी महंगी बिक रही है। लोग तुरई की 6 प्रजातियों पे काम किया महाराज जी, जो देसी तुरई की हाँ। है। काली तुरई की जो उपज है वो लगभग 40 से जो है ना 50 कुंटल नॉर्मल लोगों की आती है। और हमारी जो तुरई है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 90 कुंटल से लेके 105 कुंटल तक निकली है महाराज जी। 90 से 105, 90 से 105। और इतनी बढ़िया तुरई है, उसे देखो काली। और अभी हमारी तो शुरू हो गई, कई बार तो हम भेज चुके कुंटलों में। जब हमारी कनखल जाती ना तो वो लोग कहते इतनी तुरई को हम क्या करें। तो जो है ये हरी मिर्च सच में बहुत जबरदस्त है। ये वाला तो प्रयोग एकदम बहुत जोरदार है। मिर्च का दूसरी प्रजाति ली थी महाराज जी, जैसे हमने अपनी की, हमने एक ज्वाला प्रजाति पूसा की जो है ना सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है, हाई यील्डिंग जो है, उसको कंपैरेटिव स्टडी किया था। उसकी यील्ड जो है ना 35 कुंटल तक ही आ पाई थी। हमारी ये 41 कुंटल आई हुई थी, उसका भी कंपैरेटिव किया हुआ था। दूसरा जो हमारे डाटा हैं, ये नहीं है कि केवल किताबों में है। आदरणीय परम आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में ये हिसार यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है महाराज श्री, उनसे भी हमारा पूरा लिंक बना हुआ है। हर चीज उनसे डिस्कस होती है। पूरा कर रहे हैं, कुछ और यूनिवर्सिटियों से भी कर देंगे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना। 4 पढ़े लिखे आदमी जहां मिलेंगे वहां चर्चा होगी, ये निश्चित है। और उसी से कुछ विकास होता है, नई चीजें निकलती हैं। पर अभी जो प्रैक्टिकल चीज होती है, जो किसान कर लेता है वो साइंटिस्ट नहीं कर पाता, और जो साइंटिस्ट की नॉलेज होती है किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता। दोनों में गैप रहता है, इसलिए ये दिक्कत है। ये तो सूखी बाल लेके रोज मेरे पास खड़ा रहता था राजेश जैन। मैंने कहा कहीं से छांट के लाता है भाई या क्या है? कभी मूली 5 किलो की बना के ले आता है, आलू ले आता है। ये एक अलग विषय है, वो मैं समझता हूं। हम भी खेत में काम करते हैं, रहते हैं, कि जिसको पूरा आपने पोषण दिया, अब जो बाजार में मूली आएगी वो कच्ची आएगी, उसका वेट उतना नहीं हो सकता। ये उसको खुराक देते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। वो 3 किलो की, 4 किलो की, 5 किलो की हो जाएगी। लेकिन जो बाजार में बिकने वाली मूली है उसका भाव तो उसके अनुसार ही मिलेगा जो उसका वजन है। ये जो प्रैक्टिकल करता है और साइंस कहती है, वो जैसे डॉक्टर ढूल साहब कह रहे थे, वातावरण के अनुसार भी उसमें यील्ड में चेंज आ जाता है, उसके जेनेटिक्स के कारण से भी चेंज आता है। अब इस विषय में आप साइंटिस्ट ना बने, प्रैक्टिकल करें, उससे रिजल्ट आएंगे। जो अच्छी बात आपके जहन में आती है, आपको समझ में आती है, उसको पकड़ें, और नहीं आती है उसको सीखने का प्रयास करें। अभी डॉक्टर रामनिवास कुंडू जी जो हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और
बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनसे मेरा निवेदन है ये भी अपनी बात कहें इस विषय में, खेती को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से इसमें उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कुंडू साहब। आदरणीय मंच और विभिन्न राज्यों से आए हुए बंधुओं, मैं अपनी बात कहने से पहले दो चीज़ें डॉक्टर जैन साहब की बात में ऐड करना चाहता हूं। एक तो जो गोबर गैस प्लांट जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं बायोगैस प्लांट, ये एक बहुत ही वातावरण को बचाने वाला और एक ऐसी खोज थी जिससे कि ईंधन की जो कमी पूरी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से बड़े पैमाने के ऊपर सरकार ने इस प्रोग्राम को चलाया और फेल हो गया। मैं 2009 में भोपाल में गया, मेरे पास 5 राज्य थे। मैंने ये स्टडी किया कि आखिर ये फेल क्यों होता है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, खराब क्यों होती है। तो मैंने पाया कि खास तौर से जहाँ ब्लैक कॉटन सॉयल है, जहाँ जिसमें कले ज़्यादा है, जो चिकनी मिट्टी ज़्यादा है, तो हमने ये पाया कि जहाँ ज़मीन ज़्यादा चिकनी है वो जब सूखती है तो वो क्रैक दे जाती है, और उसकी वजह से जो मिट्टी से बने हुए जनरली हमारे गांव में बायोगैस थे उसमें नीचे परेड आ जाती थी और उसकी वजह से जो गैस बनती थी वो नीचे निकल जाती थी। उसका समाधान हमने ये ढूंढा कि उसकी जो तली है वो आरसीसी की बनानी शुरू करी, जिसमें सही क्वालिटी का सरिया डाल के और साइड में 2 फुट तक। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि उस पीरियड में मैंने करीब 300 बायोगैस प्लांट लगवाए और सब के सब इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं। यदि समय होता तो मैं आपको पिक्चर दिखाता कि वो घरवालियाँ जब उसके ऊपर अपनी रोटियां पकाती हैं और 200-200 फुट गैस ला के पकाती हैं तो उनके चेहरों पर कैसी प्रसन्नता झलकती है। इस बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक सर्वे ये बताता है कि हिंदुस्तान में एक गृहिणी जो उपलों के साथ अपना काम चलाती है वो एक साल में 200 सिगरेट के बराबर धुआं पी लेती है। आप अंदाज़ा करिए कि हम उनके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं और उससे छुटकारा मिल सकता है। एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया और वो एक हमारे फील्ड के सामान्य से कार्यकर्ता ने आगे बढ़ के सोच के किया। उसने एक जमींदार को अप्रोच किया कि मैं आपका जो पशु बांधने की जगह है उसको थोड़ा सा ढलान देना चाहता हूँ पीछे की साइड में, और एक हल्की सी नाली बनाई जिसमें कि पशु का पांव जाए तो उसको महसूस भी ना हो। और उसने उस ढलान से वो जो पेशाब था वो सीधा बायोगैस प्लांट में डाल दिया। जिन लोगों ने बायोगैस प्लांट देखे होंगे उसमें एक समस्या आती है कि सर्दी के दिनों में उसमें गैस कम बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन ये छोटा सा बदलाव करके हमने पूरी सर्दी के अंदर पूरी गैस हर जगह देखी। दूसरा, क्योंकि जो पशु का पेशाब है उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं, खास तौर से उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिसकी के उन जीवाणुओं को जरूरत पड़ती है जो जीवाणु गोबर को गलाते हैं। तो इस छोटे से परिवर्तन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो स्लरी है जिसका जिक्र डॉक्टर राजेश जैन ने किया वो बाहर आती है। और इसमें आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो इस स्लरी के ऊपर भी आगे बनाया जा सकता है। जो स्लरी निकलती है उसको वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक पूरी चेन बन जाती है कि उस गोबर से पहले गैस ली, आपने अपनी ईंधन की जरूरत पूरी करी, उसके बाद उसके ऊपर आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया और उसको खेत में डाला। मैं आपसे 2-3 ऐसे आंकड़ों के ऊपर बात करना चाहता हूं जिससे हमें डरना चाहिए। जो चिंतन का, मनन का समय था वो दुर्भाग्य से इस देश में आगे निकल गया, और जो हालात हैं वो इस सत्र के ऊपर आ चुकी हैं कि हमें अब इसके ऊपर कुछ न कुछ करना चाहिए। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना, जलवायु। जो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी है वो उसके महत्व को जानता है। एक सिंपल उदाहरण बता सकता है कि क्यों किसी एरिया में सेब पैदा हो सकता है और दूसरे एरिया में गेहूं पैदा हो सकता है। गेहूं वाले एरिया में सेब क्यों नहीं पैदा हो सकता?
उसका एक सीधा सा उत्तर है जलवायु। जलवायु में दो शब्द हैं, एक जल और एक वायु। जो हम पीबीआरआई के माध्यम से या ग्राम उद्योग के माध्यम से किसान के खेत के ऊपर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यदि आप थोड़ा सा गहराई से देखें तो मुख्यतः हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल है, वायु है, जमीन है और उससे जुड़ा हुआ जानवर है, उससे जुड़ा हुआ जो जन है, उनके स्वास्थ्य की हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जल की बात करते हैं। हमारे देश की जो जनता है वो दुनिया का 16% है। हर छठा आदमी इस जमीन के ऊपर भारतीय कहलाता है। लेकिन हमारे पास जो जमीन है वो मात्र 2.2% है दुनिया की, और दुनिया के 17% जानवर भी हिंदुस्तान में रहते हैं। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हुए कि हमें दुनिया की 2% और 2 जमीन के ऊपर 17% जनसंख्या को और 16% जनसंख्या को और 17% पशुओं की संख्या को पालना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया का जितना भी पानी है, जो इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो पानी उपयोग के लायक है, उसका मात्र 4.4% हिंदुस्तान के पास है। तो 4.5% ताजे पानी से दुनिया की 17% जनता का पेट भरना, उसकी जरूरत पूरी करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं। एक आंकड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि प्रकृति में जो जल बना है उसकी ना आप एक बूंद घटा सकते हैं, ना ही एक बूंद बढ़ा सकते हैं। उसको खराब जरूर कर सकते हैं, अच्छे पानी को खराब कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति में पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसकी मात्रा निश्चित है, ना वो घट सकती है ना वो बढ़ सकती है, वो खराब हो सकती है। और कुल पानी का मात्र 3% ऐसा है जो उपयोग के लायक है। 97% जो पानी है, 97% जो पानी है, उसका किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। और वो जो 3% उपयोग के लायक पानी है, उसका मात्र 1% उपयोग के लिए उपलब्ध है। यानी जो कुछ करना है पशु के लिए, आदमी के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए, उस 1% पानी में ही करना है। आज से 50 साल पहले दुनिया में एक इंसान के बाटे 5500 लीटर पानी आता था, जो कि इन 50 सालों में घट के 1850 लीटर के ऊपर आ गया। और वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि जो 1250 लीटर जिस दिन आ जाएगा, वो एक स्ट्रेस लाइन शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर युद्ध शुरू हो जाएंगे। पानी का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन सूखा पड़ा तो हमारे खासतौर से महाराष्ट्र में तो मैं कई साल देखता रहा हूं क्या हालत हुई है। और जो 1% पानी उपलब्ध है आज हिंदुस्तान में, उसका 75% पानी खेतीबाड़ी में प्रयोग किया जाता है। 25% में आपका उद्योग भी आ गया और जो जनता और पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है वो भी आता। लेकिन जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो खेतीबाड़ी को वो 75% पानी नहीं मिलेगा, लगातार ये घटता चला जाएगा। और यदि हम खेतीबाड़ी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें। इसके बहुत से तकनीकी चीजें उपलब्ध हैं। ड्रिप इरिगेशन महाराष्ट्र के लोग तो बहुत जानते हैं, उनके बहुत यहां होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम हरियाणा के जो खासतौर से ड्राई लैंड के महेंद्रगढ़ साइड के लोग हैं वो जानते हैं। जितना पानी आज हम खेतीबाड़ी में प्रयोग कर रहे हैं उसके इस तरह की तकनीकी अपना के 1/3 पानी में इसे दूनी पैदावार हम ले सकते हैं।
इसका मतलब जो जल का संकट निरंतर बढ़ रहा है, खेती के लिए भी, आदमी के लिए भी, उद्योग के लिए भी, तो हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि हम किसान के स्तर के ऊपर ऐसी तकनीकों का प्रचार करें, प्रसार करें, बढ़ाने में उनकी मदद करें, जिससे कम पानी में बेहतर खेती ली जा सके। इस बारे में मध्य प्रदेश में, खासतौर से उज्जैन एरिया में एक योजना है बलराम तालाब के नाम से, जिसका जिक्र भी अभी टीवी के ऊपर भी आया था। उसमें किसानों को यह प्रोत्साहित किया गया था कि आप खेत के एक हिस्से के अंदर पानी इकट्ठा कर लें। क्यों? कारण ये दोस्तों कि पूरे देश में मात्र 85 डैम है जिनमें पानी इकट्ठा हो सकता है, और उनके अंदर पूरा पानी यदि इकट्ठा हो जाए तो उसकी कुल क्षमता 15 अरब क्यूबिक मीटर है। और ये पानी जितना वर्षा के दिनों में इस देश को मिलता है उसका मात्र 7% पानी है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी की कमी नहीं है, पानी तो प्रकृति दे रही है, लेकिन जब मिलता है तो बाढ़ जाता है, और हम उसको सहेज के रखने की जो कला है उसको बिल्कुल भूल गए हैं या उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं।